प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। वेलकम टू फिल्ड फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट, जेआरएफ 2022 एग्जामिनेशंस, इसकी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। आप सभी को पता ही है, हमारा आज क्लास नंबर 15 है। तो सभी को जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने यही बोलना चाहूँगी कि हमारी 14 क्लासेस हमारे चैनल पर हो गई है और हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना है, तो उसकी अगली जो क्लासेस है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल ये जो क्लास है बिल्कुल जनरल बेस पर होंगी, सभी एग्जाम्स के रिलेटेड होगी। पीएचडी की एंट्रेंस देने जाओगे उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगी। ऐसी सभी के सभी क्लासेस जो हैं वो सभी के सभी एग्जाम्स के लिए होंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई एग्जाम्स की यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं हो रही है। माय नेम इज़ नीतू चौधरी, सभी को ही पता है। और कौन कौन ज्वाइन हो चुका है देखते हैं एक बार। अंकिता मिश्रा जी, नमः संस्कृताय। अंकिता जी, अनामिका जी, अंकिता जी, सेम नेम है ना, काफ़ी दिक्कत होती है। वेरी गुड। ये हमारे पीजीटी टीजीटी का फिल फॉर्म का जो ग्रुप्स है, जो चैनल है, यो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो उसको आपको ज्वाइन करना है। फिर ये हमारा जॉब के रिलेटेड जॉब अपडेट का ग्रुप्स है, वो भी आपको ज्वाइन करना है। उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, कहाँ पे भी वैकेंसी निकली है उसकी इमेज आप देख सकते हो, तो उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारी फिल फॉर्म एप्लीकेशन जो है उसमें आपको फ्री नोट्स, जो पेपर्स है ओल्ड एग्ज़ाम्स की, और कुछ भी मटेरियल्स होगा, मॉक टेस्ट होगा, वो सभी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो जिसने भी इंस्टॉल नहीं किया है हमारा ऐप, वो गूगल प्ले स्टोर पर से इंस्टॉल कर सकता है। और बिल्कुल भी फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा ये सभी का सभी कंटेंट। पुनीत परमार, गुड आफ्टरनून पुनीत जी। जी सर, जो हमारा पीजीटी टीजीटी का जो क्लासेस का जो टाइमिंग है वो आपको बता दूँ तो करंट जीके की का क्लासेस 8 AM से स्टार्ट होकर 9 तक की हमारी क्लासेस होती है, पूरा का पूरा दिन। और फिर ये हमारा एसएसटी सेकेंड पेपर के लिए, मैथ के लिए ये है। फिर जीके के लिए 12 PM को मिल जाएंगी। फिर जनरल इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों सेम टाइम पर है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में जा सकते हैं, और जो संस्कृत के हैं वो संस्कृत में आ सकते हैं। तो हमें 1 PM को ज्वाइन करना है संस्कृत। सीडीपी, उसको चाइल्ड डेवलपमेंट, वो भी जो सब्जेक्ट है केवीएस सभी एग्जाम में आता है, वो भी आप ले सकते हो। फिर रीजनिंग की क्लास आपको 4 PM को मिल जाएंगी। एनवायरनमेंट, होम साइंस, कंप्यूटर, ये इतनी क्लासेस जो है वो टीजीटी पीजीटी के लिए तो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सताक्ष जी, रितु जी, गुड आफ्टरनून दोनों को। ये है सीटेट बैच। सीटेट बैच भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है 15 अगस्त से ही। तो उसमें आपको एसएसटी, मैथ आपको लेना है, जनरल इंग्लिश, हमारी संस्कृत, सीडीपी, रीजनिंग और कंप्यूटर, इतनी क्लासेस आप ले सकती हो सीटेट बैच के लिए, ठीक है। पहले तो अपना जो अटेंडेंस है वो क्लियर कर लो, अपना जो लाइक करने का जो धर्म है वो निभा लो, फिर हम आगे चलते हैं क्लास के लिए।
और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको ये बता दूँ कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। तो सब्सक्राइब करोगे आपको तो आपको डेली के डेली जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ठीक है। जिसने बीए में संस्कृत ली थी क्या वो भी टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकता है? हाँ जी पुनीत जी, आप फिल कर सकते हो। टीजीटी पीजीटी वो क्या है, टीचर की वैकेंसी है, तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। लाइक कर लिया सभी ने, जो भी बच्चे ज्वाइन हुए उन्होंने लाइक कर लिया। एक बार थंब कर लो कि हाँ मैम कर लिया। तो हम आगे चलते हैं बच्चों। नमः संस्कृताय अनामिका जी, नमः संस्कृताय। अच्छा, आपने बीएड में इंग्लिश और एसएसटी रखा है तो आप उसमें अप्लाई कर लो ना। इंग्लिश में भी है और जो एसएसटी है उसमें भी पीजीटीजीडी होता ही है, तो आप उसमें भी कर सकते हो। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कौन बताएगा कि कल की क्लास क्या हुई थी? कौन मेरा शेरो बच्चा बताएगा कि हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल क्या पढ़ा था बच्चों? हमने 3 मीमांसाओं के बारे में देखा था, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। ये मीमांसा का जो टॉपिक था वो हमने कल पढ़ा था। तो आपको आई होप क्लियर होगा कि प्रमाण मीमांसा में क्या था, तत्व मीमांसा में क्या था और आचार मीमांसा में क्या था। ठीक है। आज का क्लास क्या होगा, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि थंबनेल में क्या टॉपिक्स था। तो प्रमुख जो आचार्य हैं उनका परिचय आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली के डेली 1 या 2 ऐसे जो आचार्य हैं उनका परिचय देखेंगे। उसमें आज हम पाणिनि का परिचय देखेंगे। किनका? पाणिनि का परिचय देखेंगे। तो पाणिनि का परिचय देखते हैं। उसके पहले बताओ
आचार्यों का परिचय मैम, यस ओके, मीमांसा, यस शताक्षी जी, अनामिका जी, यस। पाणिनीय जो है वो 700 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए। कौन हुए? वैयाकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी रचना किसकी है? तो पाणिनि की थी। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि पाणिनि की रचना जो है वो कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। ये भी एक क्वेश्चंस बन गया, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है। कितने? 8 अध्याय और 4 सहस्त्र सूत्र है। ठीक है। संस्कृत भाषा को न्याय व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। संस्कृत जो भाषा है उसको व्याकरण सम्मत रूप जो है, व्याकरण सम्मत जो रूप है उसमें देने के लिए पाणिनि का जो योगदान है वो बहुत ही अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है। अष्टाध्यायी जो है वो मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है। इसमें प्रक्रांत से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। क्या मिलता है? प्रक्रांत से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। जो अष्टाध्यायी जो है उसमें क्या क्या मिलता है? तो आपको देखना होगा कि वो मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, उसमें प्रक्रांत से तत्कालीन भारतीय जो समाज है उसका पूरा जो चित्र है, यानी कैसे जीना चाहिए, वो पहले क्या था, वो सब उसमें वर्णित है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनैतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के जो प्रसंग है वो स्थान स्थान पर अंकित है। अष्टाध्याय में क्या क्या है? तो उसमें भूगोल है, सामाजिक है, आर्थिक है, शिक्षा है और राजनीतिक जीवन है, दार्शनिक चिंतन है, खान पान है, रहन सहन है आदि के जो प्रसंग है वो सभी स्थान स्थान पर अष्टाध्यायी में अंकित हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी है, यस। उनका जीवन और कौनी देखते हैं। तो जीवनी और कार्य। तो पाणिनि का जन्म शालातुर्ग नामक ग्राम में हुआ था। शालातुर्ग नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डीपली जाए अगर कोई जो एग्जाम पेपर बनाने वाला है वो कोई डीपली में जाए तो वो ऐसा भी पूछ सकता है कि शालातुर्ग ग्राम नामक जो ग्राम है उसमें किसका जन्म हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं, काफी बार हो सकता है ऐसा। तो आपको याद रखना होगा कि पाणिनि का जो जन्म है वो शालातुर नाम के जो ग्राम है उसमें हुआ था, जहां काबुल नदी जो है, काबुल जो नदी है वो सिंधु नदी से मिली है। उस संगम के कुछ मील दूर ये गांव है। कहाँ है? तो जहां सिंधु नदी और काबुल नदी दोनों आपस में मिलती है, यानी जो संगम है उससे कुछ मील दूर ये गांव है। उसे अब लाहौर कहते हैं। लाहौर नाम तो आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान में है। तो लाहौर है, वहां पर पाणिनि का जन्म हुआ था। अपने जन्म स्थान के अनुसार पाणिनि शालातुर्य भी कहे गए हैं। लो आ गया। ये ऐसा भी पूछा जाता है कि अपने जन्म के अनुसार पाणिनि और क्या कहे जाते थे और क्या कहे जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि वो उनका जो नाम, ग्राम का जो नाम था वो शालातुर था और उसकी वजह से वो शालातुर्य भी कहे जाते हैं। और अष्टाध्यायी में स्वयं उन्होंने इस नाम का उल्लेख किया है। लो, अष्टाध्यायी जो उनकी रचना है उसमें भी स्वयं खुद ने अपना जो नाम है शालातुर्य उसका जो उल्लेख किया है। चीनी यात्री युवानच्वा 7वीं शती उत्तर पश्चिम में से आते समय शालातुर गांव में गए थे।
पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष, पिता का नाम पौणिन और माता का नाम दाक्षी था। ये हो गया गुरु, माता, पिता। क्या क्या नाम था तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिख लो कि गुरु का नाम उपवर्ष, उपवर्ष और पिता का नाम पौणिन और माता का नाम दाक्षी। ऐसा भी पूछा जाता है कि दाक्षी पुत्र कौन, तो पाणिनि। पौणिन, जो पाणिनि है वो किन के नाम से रखा गया है, तो पौणिन नाम के उनके पिता थे तो उनके नाम से पाणिनि कहते थे। उनका पिता का नाम, उनके गुरु का नाम क्या था, तो उपवर्ष उनके गुरु का नाम था। ठीक है, तो ये हो गई उनकी जीवनी एवं कार्य। शालातुर नामक ग्राम में हुआ था। यस, यहाँ तक क्लियर हो सभी को, तो थंब करो तो हम आगे चलते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अनामिका जी, रितु जी, सताक्षी जी, वेरी गुड। उसके बाद है पाणिनि जब बड़े हुए तो उन्होंने व्याकरण शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। जब पाणिनि बड़े हुए तब उन्होंने क्या किया, व्याकरण शास्त्र का जो है ग्रंथ उनका गहरा अध्ययन किया। पाणिनि से पहले शब्द विद्या के अनेक आचार्य हो चुके थे। उनके ग्रंथ को पढ़कर और उनके जो परस्पर भेद है उसको भेदों को देखकर पाणिनि के मन में यह विचार आया कि उन्हें व्याकरण शास्त्र को व्यवस्थित करना चाहिए। यानी पहले व्याकरण ग्रंथ था पर उसमें क्या था कि व्याकरण जो रचना है वो अस्त व्यस्त थी, उसमें पर्टिकुलर जो बातें बतानी चाहिए वो नहीं था। तो उनको मन में ऐसा लगा, उनको ऐसा थॉट आया कि मुझे ये व्याकरण शास्त्र जो है उसको व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक है, पहले तो पाणिनि से पूर्व वैदिक संहिताओं, शाखाओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि का जो विस्तार हो चुका था, उस वांग्मय से उन्होंने अपने लिए शब्द सामग्री ली जिसका उन्होंने अष्टाध्यायी में उपयोग किया। दूसरे, निरुक्त और व्याकरण की जो सामग्री पहले से थी उसका उन्होंने संग्रह और सूक्ष्म अध्ययन किया। इसका प्रमाण भी अष्टाध्यायी में है, जैसा शाटकायन, शाकल्य, भारद्वाज, गार्ग्य, सैनक, अपिशली, गालब और स्फोटायन आदि जो आचार्य हैं उनके मतों को उल्लेख से ज्ञात होता है। ठीक है, तो पहले क्या किया पाणिनि ने, तो जो पूर्व में जो वैदिक संहिताएं थी, जब पाणिनि के पूर्व जब वैदिक संहिताएं थी, शाखाओं, जो संहिता की जो शाखाएं थी वो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद और उसका जो विस्तार हो चुका था उसमें से वांग्मय से जो उन्होंने अपने लिए शब्द सामग्री ली जिसका उन्होंने अष्टाध्यायी में उपयोग किया। ठीक है, और दूसरा क्या किया, तो जो निरुक्त और व्याकरण की जो सामग्री है, निरुक्त और व्याकरण, या निरुक्त जो है वो किसकी रचना है ये मुझे बताओ पहले, कि निरुक्त ग्रंथ है उसके रचिता कौन है ये मुझे बताओ। जब हमारी स्टार्टिंग क्लास हुई थी तब मैंने आपको सभी के सभी बुक्स और उसके ऑथर बताए थे, तो मुझे पहले ये बताओ कि निरुक्त किसकी रचना है। ये पिंगल जी हैं, वो उनके छोटे भाई थे।
यस, आस्काचार्य का जो निरुक्त है, तो निरुक्त और जो व्याकरण की जो सामग्री थी उसके पहले की जो उपलब्ध जो ग्रंथ था उसका संग्रह करके सूक्ष्म अध्ययन किया और इसका प्रमाण कहाँ पे, अष्टाध्यायी में है। जैसा शाकल्य जो शाटकायन है, शाकल्य है, भारद्वाज है, गार्ग्य, सेनक, आपिशाली, गालब और स्फोटायन आदि जो आचार्य के मतों के उल्लेख से ज्ञात होता है, ये सब है उन्होंने ऐसा ज्ञात किया है, यानी उनका ऐसा मानना है, यानी उनका ऐसा मत है। ठीक है। शाक्टायन निश्चित रूप से पाणिनि से पूर्व के वैयाकरण थे। शाक्टायन जो है वो निश्चित रूप से पाणिनि के पूर्व के वैयाकरण थे, जैसा निरुक्तकार यास्क ने लिखा है। शाक्टायन का मत था कि सब संज्ञा शब्द धातुओं से बनते हैं। शाक्टायन का क्या मत है, तो जो संज्ञाएं हैं वो शब्द धातु से बनती है। पाणिनि ने इस मत को स्वीकार किया, किंतु उस विषय में कोई आग्रह नहीं रखा और यह भी कहा कि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो लोक की बोलचाल में आ गए हैं और उनसे धातु प्रत्यय की पकड़ नहीं की जा सकती। आप मुझे ये बताओ, भाषा और बोली में क्या डिफरेंट है? भाषा और बोली, वो दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों, भाषा भी बोली जाती है और बोली भी बोली जाती है, तो बोली और भाषा दोनों में क्या डिफरेंट है, मुझे ये बताओ। कौत्स पाणिनि के शिष्य थे, हाँ जी, ऋतुदास जी, ऋतु शर्मा, सॉरी दास, ऋतु शर्मा को काफी ज्ञान है पाणिनि के बारे में। भाषा और बोली दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे कौन बताएगा? फटाफट से आंसर दो ताकि हमारी जो क्लास है वो रह ना जाए, क्योंकि 2 बजे सर की भी क्लास होती है, आपको वहां भी जाना होता है, तो फटाफट से हम क्लास क्लियर करते हैं। चलो मैं ही बता देती हूँ। तो भाषा और बोली, तो भाषा पर्टिकुलर होती है जो सभी को, यानी भाषा क्या हो गई, गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश जो भाषा है, चीनी भाषा, जापानी भाषा, ये सब है भाषा। और बोली क्या है, तो पर्टिकुलर एक एरिया में बोली जाती है। कहाँ पे? पर्टिकुलरली एक एरिया में बोली जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि मैं गुजरात से हूँ, आप का तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ कहाँ से हो, तो जैसे कि मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात में बोली जाती है गुजराती भाषा। ठीक है, गुजराती भाषा बोली जाती है। जैसे कि बोलते हैं, किसी को पूछना है कि कैसे हो, तो हम लोग ये बोलते हैं कि केम छो। ठीक है, तो उसको बोली में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केम छो को बोली में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो बोली ऐसी है कि शमसो।
ठीक है, ऐसा जो है ये पर्टिकुलर एक बोली है। तो बोली अलग यानी थोड़े समूह को जानती हो वो बोली है, और सभी केम छो तो सभी जो गुजराती हैं सभी को पता चलेगा। जो हिंदी वाले हैं तो उनको पता चलेगा कि कैसे हो का मतलब क्या होता है, वो सभी को पता चलेगा। ठीक है, यस, हिंदी इंग्लिश चीनी भाषा है। ठीक है, तो ये बोलचाल में जो शब्द आए हैं उसमें काफी लोकायत है, यानी उसका धातु प्रत्यय पकड़ पाना मुमकिन नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात पाणिनि ने यह की कि उन्होंने स्वयं लोगों को अपनी आंखों से देखा और घूमकर लोगों के बहुर्मुखी जीवन का परिचय प्राप्त करके शब्दों को छाना। इस प्रकार से कितने ही सहस्त्र शब्दों को उन्होंने इकट्ठा किया। क्या किया? तो पाणिनि जो है उन्होंने स्वयं लोगों से अपनी आंखों से देखा, यानी उन्होंने भ्रमण किया और अपनी आंखों से लोगों को देखा। वहां पे घूमकर उन्होंने बहुर्मुखी जीवन, यानी गुजरात में कैसा जीवन है, राजस्थान में कैसा है, आसाम में कैसा है, जो पाकिस्तान है उसमें कैसा है, ऐसा जो है उसमें घूम घूम कर उन्होंने बहुर्मुखी जीवन का, यानी आप गुजरात आओगे तब आपको पता चलेगा कि गुजरात वाले लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में पता चलेगा कि राजस्थान वाले जो लोग हैं वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में पता चलेगा कि दिल्ली वाले कैसे जीते हैं। तो ऐसा जो बहुर्मुखी जीवन है उसका परिचय प्राप्त करके शब्दों को छाना, यानी वहां पे जो बोले जाते थे वो शब्दों को छाना। इस प्रकार के कितने ही सहस्त्र, यानी ऐसे बहुत सारे सहस्त्र शब्दों को उन्होंने इकट्ठा किया। ठीक है, शब्दों का संकलन करके उन्होंने और उनको वर्गीकृत किया और उनकी कई सूचियां बनाई। शब्दों को क्या किया? संकलन करके वर्गीकृत किया, यानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। ऐसा हो गया कि ए हो गया ABCD, तो ए को अलग रखा, बी को अलग रखा, सी को अलग रखा, डी को अलग रखा, ऐसा वर्गीकरण किया। ठीक है, उसकी कई सूचियां बनाई, उसकी फिर में सूचियां बनाई कि ये ए पार्ट्स में आते हैं, ये लोग बी पार्ट्स में आते हैं, ये लोग सी पार्ट्स में आते हैं। ऐसे अलग अलग पार्ट्स में क्या किया उन्होंने? डिवाइड्स किया। एक सूची धातु पाठ की थी और जिसे पाणिनि के अष्टाध्यायी से अलग रखा। उसमें 1943 धातुएं हैं, यानी उसमें अलग अलग सूची बनाई। उसमें जो ए हमने अभी देखा तो ए में क्या रखा उन्होंने? धातु पाठ। तो धातु पाठ में जो भी गण आते थे वो भी उन्होंने अलग रखा। फिर दूसरा रखा अष्टाध्यायी में, तो अष्टाध्यायी में जो भी आता था वो उनको अलग, तो दोनों को अलग करके धातु पाठ और अष्टाध्यायी दोनों की अलग से ट्रांसलेट करके डिवाइजेशन किया। ठीक है, उसमें जो अष्टाध्यायी से अलग रखा और जो धातु पाठ थे उसमें कितनी थी? तो 1943 धातुएं थी। धातु पाठ में 1943 धातुएं थी। धातु पाठ में दो प्रकार की धातुएं हैं। पहली की जो पाणिनि से सबसे पाणिनि से पहले जो साहित्य में प्रयुक्त हो चुकी थी, और दूसरी की जो लोगों की बोलचाल में उन्हें मिली। यानी पहली सूची में क्या रखा? फिर धातु जो पार्ट हैं ए पार्ट्स, तो धातु पार्ट्स में भी दो टाइप्स रखे, उसमें भी स्मॉल ए, उसमें भी स्मॉल बी। तो उसमें स्मॉल ए क्या रखा? तो पाणिनि के पहले जो साहित्य में जो प्रयुक्त हो गए थे वो, और दूसरा क्या? तो दूसरा उन्होंने जब भ्रमण किया तब उन्हें जो शब्द जो वर्ड्स मिले वो दोनों को अलग अलग तरीके से उनको भी बाइफर्केशन किया। ठीक है, उनकी दूसरी सूची में वेदों के अनेक आचार्य थे। उनकी जो दूसरी सूची है उनमें वेदों के आचार्य थे। किस आचार्य के नाम से कौन सा चरण प्रसिद्ध हुआ और उसमें पढ़ने वाले छात्र किस नाम से प्रसिद्ध हुए और उन छंद या शाखाओं के क्या नाम थे, उन सब की निष्पत्ति भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाकर पाणिनि ने दी। जैसे एक आचार्य तीतरी थे, तीतरी आचार्य थे, उन पर से क्या निकला?
तैत्तिरीय जो उपनिषद है, तैत्तिरीय जो शाखा है, तो वैसे ही लिखा कि जो आचार्य थे, आचार्य के शिष्य थे, आचार्य के जो नाम से उसके कौन से ग्रंथ उत्पन्न हुए, ऐसे अलग अलग करके बाइफर्केशन किया। ठीक है, तो उसमें से एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि तीतरी, तो तीतरी आचार्य थे, उन पर से तैत्तिरीय उपनिषद निकला, तो उनका जो चरण था जो तैत्तिरीय कहा जाता था। और उस विद्यालय के छात्र एवं वहां की शाखा या संहिता भी है जो तैत्तिरीय संहिता कहलाती है, आप सभी को पता ही है। फिर है पाणिनि की तीसरी सूची कौन सी थी? तो गोत्रों की थी। कौन सी? गोत्र। तो गोत्र के संबंध में थी, तो मूल 7 गोत्र वैदिक युग से ही चले आते थे। गोत्र किसे कहते हैं, मुझे ये बताओ। क्वेश्चंस आंसर वैसे चलेंगे ना तो आपको काफ़ी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैम तो बोली जा रही है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो हम आपके पास से ही आंसर ले तो अच्छा लगेगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं मैम हमारा भी सुन रही है, ऐसा भी लगेगा ना बच्चों को। तो इसीलिए आप बताओ मुझे आंसर कि गोत्र किसे बोलते हैं। सरनेम। और कोई है आंसर देने वाला? गोत्र यानी सरनेम तो नहीं होगा, पर क्या होगा कि जो हमारे कुटुंब परिवार, हमारी जो फैमिली है, फैमिली समझ गए आप, आपके पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, ऐसे जो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक जो चले आते हैं, यानी हम, हमारे पापा, पापा के पापा, बड़े जो हमारे दादाजी है उनके भी पापा, उनके परदादा, ऐसे जो होता है जो वृक्ष, वंशावली, कुटुंब, क्या बोलते हैं, वंशावली, पौराणिक जो पारिवारिक जो वंशावली है, वो जो पहले जो है उनका कोई गोत्र, तो वो गोत्र हमें लगेगा। यानी समझ लो कि रघुवंशी, राम, राम रघुवंशी, तो रघुवंशी कैसे बोलते हैं? राम के वंश को रघुवंशी क्यों बोलते हैं? तो राम के वंश में रघु नाम का एक राजा हुआ था जो बहुत ही प्रसिद्ध था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे और उनके नाम से रघुवंश बना। ठीक है, वो सॉन्ग भी है कि रघुवंश की रीत सदा चली आई, ये भी है सॉन्ग। तो ये क्या है, राम, राम का बनना चाहिए ना, तो राम नहीं, उनका जो गोत्र, कुल, कुल यानी परंपराएं, जो हमारी पारिवारिक जो परंपराएं चली आती हैं उनमें एक गोत्र होता है। ठीक है, तो ये गोत्र होता है। तो ये गोत्र की सूचियां उन्होंने तीसरी सूची में रखी।
जैसे बौधायन स्रोत सूत्र में जिसे महाप्रवर कांड कहते हैं, बौधायन स्रोत सूत्र है उसमें ये उसे क्या बोलते हैं, महाप्रवर कांड कहते हैं। किंतु पाणिनि ने वैदिक और लौकिक दोनों भाषा के परिवार या कुटुंब के नामों की एक बहुत बड़ी सूची बनाई, जिसमें आर्ष गोत्र और लौकिक गोत्र दोनों थे। तो पाणिनि ने क्या किया, तो लौकिक और वैदिक जो भाषाएं थी उनमें अलग अलग परिवार और कुटुंब के नाम के अलग अलग बड़ी सूची बनाई, जिसमें आर्ष गोत्र और लौकिक गोत्र ऐसे दो गोत्र रखे। ठीक है, छोटे मोटे पारिवारिक नाम या अल्लों के को उन्होंने गोत्रावयन कहा। जो छोटे मोटे पारिवारिक जो नाम थे और अल्लो उन्होंने क्या किया, गोत्रावयन नाम रखा। और एक गोत्र या परिवार में होने वाला दादा, बूढ़े एवं चाचा, सपिंड, स्थावीर, पिता, पुत्र, पौत्र आदि जो व्यक्ति के नाम थे कैसे रखे जाते थे, इसका व्योपारेवार उल्लेख पाणिनि ने किया है। ठीक है, वर्षो युग वंशानुगत चला आता है। यस, राम जी के पर पितामह रघु थे। हाँ जी, जो थे उन्हीं का परिवार था। यस, बीसिया सूत्रों के साथ लगे हुए गणों में गोत्रों के अनेक अनेक नाम जो पाणिनि ने गणपाठ नामक परिशिष्ट ग्रंथ में है। पाणिनि की चौथी सूची भौगोलिक थी। क्या थी, भौगोलिक थी। ठीक है, पाणिनि का जन्म स्थान उत्तर पश्चिम में था, जिसे प्रदेश को हम गांधार कहते। ये तो हमने आगे देखा। यूनानी भूगोल लेखकों ने लिखा है कि उत्तर पश्चिम अर्थात गांधार और जो पंजाब है में लगभग 500 ऐसे ग्राम थे, जिसमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 सहस्त्र से लगभग थी। जो 500 ऐसे ग्राम थे तो उनमें प्रत्येक जो है जनसंख्या उसमें 10 सहस्त्र थी। ठीक है, पाणिनि ने उन 500 ग्रामों के वास्तविक नाम भी दिए हैं। पाणिनि ने वो जो ग्राम थे 500 ग्राम उनका वास्तविक नाम भी दिया है, जिनसे उनके भूगोल संबंधी गणों की सूचियां बनी। उसके आधार पर कौन सी सूची बनी, भूगोल संबंधित। ग्रामों और नगरों के उन नामों की पहचान टेढ़ा प्रश्न है। ग्राम और नगर उन नामों की पहचान बहुत टेढ़ा प्रश्न है, किंतु यदि बहुत परिश्रम किया जाए तो यह संभव भी है। जैसे सुनेत और सिरसा पंजाब के दो छोटे गांव हैं। सुनेत और सिरसा ये दो पंजाब के छोटे गांव हैं, जिन्होंने पाणिनि ने सुनेत्र और शैशीर्षक कहा है। ठीक है, तो जो पहले जो नाम था सुनेत और सिरसा, तो उनको क्या रखा, तो सुनेत को रखा सुनेत्र। क्या रखा, सुनेत्र। और जो सिरसा था उसको क्या रखा, तो शैरीशक ऐसा नाम रखा। ठीक है, पंजाब की अनेक जातियों का उन्होंने नाम गांवों के साथ रखा। जो अनेक जातियां थी तो उनका जो नाम था उनके गांव के नाम के अनुसार था, जहां वह जाति निवास करती थी या जहां से उसके पूर्वज आए थे। इस प्रकार निवास और अभिजन पूर्वजों का स्थान, इन दोनों से जो उपमान बनते थे वे पुरुष नाम में जुड़ जाते थे, क्योंकि ऐसे ही नाम भी भाषा के अंग थे। ठीक है, ये हो गया जो ग्राम विकास नगर ऐसा जो था उन्होंने पाणिनि ने ये भी काम किया है। तो ये भी कहाँ रखा है, उन्होंने गणपाठ में रखा है। ठीक है, हाउस द जोश, आपका जोश कैसा रहा पाणिनि के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर, कैसा लगा आपको? ये नया था कि आपके आज के लिए जो हम जो लाए हैं क्लास वो आपके लिए नया था, या आपने कहीं और भी पढ़ा हुआ है, वो भी बता देना साथ साथ में।
हाउस द जोश। वाई अनीता जी, वाई सॉरी क्यों बोल रहे हो आप? लेट हो गए इसीलिए? अच्छा, आप रीजनिंग की क्लास में गए थे। ओके ओके, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून। कोई ना, आप रिकॉर्ड क्लास देख लेना। अभी हम बीच में हैं, बोले तो बीच में 30 मिनट की क्लास हो गई, 30 मिनट की बाकी है, बीच में है। चलो चलते हैं आगे। पाणिनि ने सहस्त्र शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जो अष्टाध्यायी के चौथे पांचवें अध्यायों में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सैनिक, व्यापारी, किसान, रंगरेज, बढ़ई, रसोई, मोची, ग्वाले, चरवाहे, गडरिये, बुनकर, कुम्हार आदि सैकड़ों पेशेवर लोगों से मिलजुल कर पाणिनि ने अनेक विशेष पेशे के शब्दों का संग्रह किया। कैसे संग्रह किया? आपको अभी हमने बताया कि ऐसे लोगों को वो मिले, तो कौन कौन से? तो सभी प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो भी थे, सभी को मिलकर उन्होंने अलग अलग पेशे वाले शब्दों को संग्रह किया। पाणिनि ने यह बताया कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है। ठीक है, वर्णमाला के स्वर और व्यंजन रूप जो अक्षर हैं उन्हीं से प्रत्यय बनाए गए। जो वर्णमाला है क, का, की, कु, वो क, ख, ग, ग, वो, फिर स्वर अ, आ, ई, उ, ऐसे जो स्वर और व्यंजन जो है उनका जो अक्षर है उन्हों से ही प्रत्यय बनता है। जैसे वर्षा से वार्षिक, वर्षा शब्द है, उसमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ प्रत्यय लगाकर? तो वार्षिक। तो यहां मूल शब्द वर्षा है, इसमें इक प्रत्यय जुड़कर वार्षिक अर्थात वर्षा संबंधित यह शब्द बन गया। ठीक है। अष्टाध्यायी में तद्वितों का प्रकरण रोचक है। अष्टाध्यायी में तद्वित जो है उसका प्रकरण रोचक है। कहीं तो पाणिनि की सूक्ष्म छानबीन पर आश्चर्य होता है। जो पाणिनि ने जो छानबीन की वो बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक की थी, तो वो देखकर हमें काफी बार आश्चर्य होता है कि जैसे व्यास नदी जो थी, तो नदी के उत्तरी किनारे जो बोंगर भूमि में जो पक्के बारहमासी कुएं बनाए थे, उनके नामों को उच्चारण किसी दूसरे स्वर में किया जाता था, और उसी के दक्षिणी किनारे पर खादर भूमि में हर साल जो कच्चे कुएं खोद लिए जाते थे उनके नामों को स्वर कुछ भिन्न था, यानी उच्चारण जो था वो भिन्न भिन्न तरीके के किया है। यह बात पाणिनि ने उद्दक व बिपाशा सूत्र में कही है। गायों और बैलों की जो जीवन कथा है वो भी पाणिनि के सूत्रों में भर दी है। ठीक है। आर्थिक जीवन का अध्ययन करते हुए पाणिनि ने उन सिक्कों को भी जाना कि जो बाजार में चलते थे, तो जैसे शतमान, काशापण, सुवर्ण, अन, पाद, माशक, त्रिशंक यानी 30 मासे या 60 रति तोल का सिक्का। फिर है विशस्ती का, तो वो क्या है 20 मासी की तोल का सिक्का। फिर कुछ लोग अबला बदली से भी जो माल बेचते थे वो उसे क्या बोलते थे? तो नीमान, ऐसा कहा जाता है। तो जब पाणिनि युग था तब बाजार में जो सिक्के चलते, अभी क्या वो रुपये चलते हैं, तो तब क्या जो सिक्के चल रहे थे जो काशासन से बने थे, शतमान से बने, सुवर्ण से भी बने थे, अंध से, पाठ से, कौच से, ऐसे जो सिक्के थे उनको छीन बीन कर उन्होंने छानबीन की।
फिर जो पहले क्या होता था कि पैसे से ही वस्तुएं खरीदी जाती थी, ऐसा नहीं था। अगर हमारे घर पे कुछ पका है, यानी देख लो कि गेहूं पके हैं, तो गेहूं हम बाजार में लेकर जाए तो गेहूं के बदले हमें कोई चीज़ वस्तु चाहिए तो वो लेकर आए, जो पैसा है उसके बदले में सामान ले, और दूसरा ये था कि सामान के बदले में सामान लेते, उसको क्या बोला जाता था, तो नीमान बोला जाता था। ठीक है, एक प्रति तद्वित है। ठीक है, उसके बाद पाणिनि के काल में जो शिक्षा और वाङ्मय का बहुत विस्तार था। पाणिनीय वाङ्मय जो पाणिनि का जो काल था उसमें शिक्षा और वाङ्मय का बहुत विस्तार था। तो संस्कृत भाषा का उन्होंने बहुत ही गहरा अध्ययन किया था। संस्कृत जो भाषा है उन्होंने बहुत अध्ययन किया था गहरे रूप से। वैदिक और लौकिक दोनों भाषाओं से वे पूर्णतया परिचित थे। वैदिक जो वेदों से चली आती थी, और लौकिक यानी लोकों के द्वारा बोली जाती थी, दोनों भाषाओं से उन्होंने पूर्णतया परिचित थे। उन्हीं के जो सामग्री से पाणिनि ने अपने व्याकरण की रचना की, पर उसमें प्रधानता लौकिक संस्कृत की ही रखी। किसकी प्रधानता रखी, तो लौकिक संस्कृत की ही प्रधानता रखी। बोलचाल की लौकिक संस्कृत को उन्होंने भाषा कहा। बोलचाल की जो लौकिक संस्कृत थी उन्होंने भाषा कहा, और उन्होंने केवल ग्रंथ रचना को किंतु अध्यापन कार्य भी किया है। उन्होंने केवल ग्रंथ रचना ही नहीं, पर उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया है। व्याकरण के उदाहरणों में उनके विषय का नाम कोत्स कहा है। क्या? व्याकरण के उदाहरणों में उनके विषय का नाम कोत्स कहा है। पाणिनि का शिक्षा विषयक संबंध संभव है, तक्षशिला के विश्वविद्यालय से रहा हो। कहा जाता है जब वे अपनी सामग्री का संग्रह कर चुके तो उन्होंने कुछ समय तक एकांतवास किया। क्या किया? जब उन्होंने अभ्यास कर लिया उसके बाद उन्होंने एकांतवास रखा। ठीक है, फिर उन्होंने किसकी रचना की? अष्टाध्यायी की रचना की। ठीक है, उन्होंने एकांतवास जब रखा तब उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। उसके बाद समयकाल जो है, तो इनका समयकाल अनिश्चित तथा विवादित है। इतना तय है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद और 4थी सदी ईसा पूर्व से पहले की अवधि है, इनका अस्तित्व रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म पंजाब यानी पाकिस्तान के शालातुला में हुआ था, और आधुनिक उसका नाम है पेशावर, लाहौर पेशावर। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के करीब है। इनका जीवन का जो काल है वो क्या है, तो 520 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। और ये काल है तो आपको ये ध्यान रखना होगा, निकल गया है शायद। जीवन काल 520 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि के जीवन काल को मापने के लिए यवनानी शब्द के उदाहरण का सहारा लिया जाता है। इसका अर्थ यूनान की स्त्री या यूनान की लिपि से लगाया जाता है। गांधार में यवनों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी सिकंदर के आक्रमण से पहले नहीं थी। जब सिकंदर भारत में आया तो ईसा पूर्व 330 के आसपास आया था, पर ऐसा हो सकता है कि पाणिनि का जो फारसी यौन के जरिए यवनों की जो जानकारी होंगी और पाणिनि द्वारा प्रथम शासनकाल यानी 521 से 485 ईसा पूर्व के काल में भी हो सकता है। प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर जब भारत आया था तो यहाँ पहले से कुछ यूनानी बस्तियां थी। ठीक है, उनकी कृतियां देखते हैं तो अष्टाध्यायी उनकी कृति है जो कि सूत्र पाठ में है। इसमें 8 अध्याय एवं 4000 सूत्र हैं।
उसके बाद धातु पाठ है, तो धातु पाठ में क्या है, 10 गणों में विभक्त एवं 2000 धातुएं हैं। उसके बाद है गण पाठ, तो सूत्र पठित गणों का पाठ है। फिर है उसके बाद है उणादि सूत्र, उसमें पाणिनिकृत होने में बहुत संदेश है, संदेश उणादि सूत्र में दिए हैं। लिंगानुशासनम, जो कि लिंग निर्धारण विषय है। कात्यायन ने पाणिनि के सूत्र पर वार्तिक लिखे हैं। पाणिनि हो गए, उसके बाद कात्यायन। तो कात्यायन ने क्या किया, जब पाणिनि के जो सूत्र है उस पर क्या किया, वार्तिक लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो वार्तिककार है वो कौन है, तो पाणिनि है। सूत्रकार कौन है, तो पाणिनि है। फिर जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पर अपनी जो टिप्पणी लिखी महाभाष्य, तो महाभाष्यकार कौन है, तो पतंजलि है। ये त्रिमुनि है, ये आपको याद रखना होगा। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये त्रिमुनि है। ठीक है, तीनों को हम अलग अलग दिन ही पढ़ेंगे। आज पाणिनि पढ़ा, कल कात्यायन पढ़ेंगे और परसों पाणिनि पढ़ेंगे। ठीक है, तो कात्यायन किसे बोलते हैं, तो वार्तिककार को कात्यायन, फिर पतंजलि, तो जो महाभाष्य यानी भाष्यकार पतंजलि, और जो सूत्रकार है वो पाणिनि है। ठीक है, तो जो पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्याय पर अपनी टिप्पणी लिखी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया। महा प्लस भाष्य यानी समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना और आलोचना। ठीक है, उस पर महाभाष्य लिखा। यस, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये भी लिख लो कि पाणिनि सूत्रकार, कात्यायन वार्तिककार और पतंजलि महाभाष्यकार। ये भी लिख लो आप कमेंट बॉक्स में। जी शीतल जी, उसके बाद अन्य रचनाएं, तो पाणिनि को दो साहित्यिक रचनाओं के लिए भी जाना जाता है, यद्यपि वे अब प्राप्य नहीं है। जाम्बवती विजय और पाताल विजय, ये दो उनकी जो रचनाएं हैं वो अभी प्राप्त नहीं है, पर हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जाम्बवती विजय आज एक अप्राप्य रचना है, जिसका उल्लेख राजशेखर नामक व्यक्ति ने जहण की सूक्ति में मुक्तावली में किया है। इसका एक भाग रामयुक्त की नामालिंगानुशासनम की जो टीका है उसमें भी मिलता है। राजशेखर ने जहण की सूक्ति मुक्तावली में लिखा है कि नमः पाणिनये तस्मै यस्मादार वीर भूहिदा आदौ व्याकरणम काव्यमनु जाम्बवती विजयम। उसके बाद है पाताल विजयम, जो आज अप्राप्य रचना है, जिसका उल्लेख नामी साधु के रुद्रकूट काव्यालंकार की टीका में किया है। त्रिमुनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। यस, सूत्रकार, वार्तिककार और महाभाष्यकार। यस, वेरी गुड। उसके बाद है पाणिनि का महत्व। 1 शताब्दी से भी पहले प्रसिद्ध जर्मन भारतविद मैक्स मिलर, जो कि 1823 से 1900 ने अपने साइंस ऑफ थॉट में कहा है, अपनी जो पुस्तक है साइंस ऑफ थॉट में क्या कहा है, तो मैं निर्भीकता पूर्वक कह सकता हूं कि अंग्रेजी, लैटिन या ग्रीक ऐसी जो भी भाषाएं हैं उसमें संकल्पनाएं नगण्य हैं, जिन्हें संस्कृत धातुओं से व्युत्पन्न शब्दों से अभिव्यक्त न किया जा सके। इसके विपरीत मेरा विश्वास है कि 2.5 लाख शब्द सम्मिलित माने जाने वाले अंग्रेजी शब्द की संपूर्ण संपदा से स्पष्टीकरण के हेतु वांछित धातुओं की संख्या उचित सीमाओं में न्यूनीकृत पाणिनीय धातु से भी कम है। यानी अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक ये जो है उसमें इतनी शक्ति नहीं है जो कि हमारे संस्कृत में है।
जो अंग्रेजी में 2.5 लाख शब्द हैं उसमें भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें मिल रहा है। तो अंग्रेजी में ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसके प्रत्यय शब्द 800 धातुओं से एवं प्रत्येक विचार का पाणिनि द्वारा प्रदत्त सामग्री के सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद अविष्ट 121 मौलिक संकल्पनाओं से संबंध निकाला न जा सके। यानी ऐसा कोई प्रत्यय इतने होते ही नहीं है जितने संस्कृत के शब्द के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो इतना महत्व है हमारी संस्कृत भाषा का। उसके बाद है पाणिनि की जो सूत्र शैली है। पाणिनि की जो शैली है वो सूत्रात्मक है। पाणिनि के सूत्रों की शैली अत्यंत संक्षिप्त है। वे सूत्र युग में ही हुए थे। श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृहस्थ सूत्र, प्रातिशाख्य सूत्र भी इसी शैली में है, किंतु पाणिनि के सूत्रों में जो निखार है वह अन्यत्र नहीं है। इसीलिए पाणिनि के जो सूत्र हैं वो प्रतिष्ठात सूत्र कहा गया है। पाणिनि के वर्ण या वर्णमाला को 14 प्रत्याहार ई री रू लू टक ये जो है प्रत्याहार सूत्र भी बांटा है। उन्हें विशेष क्रम देकर 42 प्रत्याहार सूत्र बनाए हैं। पाणिनि की सबसे बड़ी विशेषता यही है जिससे वे थोड़े स्थान में अधिक सामग्री भर सकते हैं। थोड़े स्थान में अधिक सामग्री भर सकते हैं, ये उनकी विशेषता है। यदि अष्टाध्यायी के अक्षरों को गिना जाए तो उसके 3995 सूत्र 1,000 श्लोक के बराबर होते हैं। पाणिनि के संक्षिप्त ग्रंथ रचना की और भी कई युक्तियां निकाली, जैसे अधिकार और अनुवृत्ति अर्थात सूत्रों के एक या कई शब्दों को आगे के सूत्रों में ले जाना जिससे उन्हें दोहराना न पड़े। अर्थ करने की कोई परिभाषाएं भी उन्होंने बनाई हैं। एक बड़ी विचित्र युक्ति उन्होंने अप्रसिद्ध सूत्रों की निकाली, अर्थात बाद का जो सूत्र अपने से पहले के जो सूत्र थे कार्य को ओझल कर दे। पाणिनि का जो यह अप्रसिद्ध नियम उनकी ऐसी तंत्र युक्ति थी जो संसार के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं पाई जाती। ये उनकी शैली के बारे में बताया है। तो आपको ये याद रखना है कि पाणिनि की जो शैली थी वो सूत्रात्मक थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो कात्यायन वार्तिककार उनके बारे में होगा। ठीक है, तो ऐसा ही उनका जीवन कवन, उनका जो ग्रंथ रचना, ये सब जो टॉपिक्स है वो हम कात्यायन की करेंगे मंडे को। कल हमारी छुट्टी है, संडे हमारी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो मंडे को हम कात्यायन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है, कोई भी डाउट्स हो तो वो पूछ सकता है। और मैं आप सबसे नाराज़ हूँ क्योंकि मैंने आपको कुछ काम दिया था, कमेंट करने के लिए बोला था। 2 दिन से मैं बोल रही हूँ, आपको टाइम के इशू के बारे में कोई कमेंट है वो करनी है, और हमारी क्लास कैसे चल रही वो भी कमेंट करना है। तो आपने क्यों नहीं की मुझे नहीं पता है, आपका क्या प्रॉब्लम्स है। ओनली अनामिका जी ही कर रही है, तो आप सब क्यों नहीं कर रहे हो आई डोंट नो, बट प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हो। हम आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे अच्छे से समझा रहे हैं, तो आपको क्लास का फीडबैक देना है। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आप अच्छा बोल, ऐसा नहीं बोल रहे। हम आपको यही बोल रहे हो कि आपका जो फीडबैक है, आपका जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रखो। आप कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। ठीक है, नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो www.ugcnet.com, वहाँ पे हमारे वेबसाइट पर हमारे सारे नोट्स मिल जाएंगे। और आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे ये नंबर्स दिया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो कांटेक्ट करने के लिए हमारे नंबर्स हैं, तो आपको कांटेक्ट करना हो तो उसमें कर सकते हो। ओके, ये टीजीटी पीजीटी का जो टाइमिंग है उसके बारे में है।
अनीता जी, ये यूजीसी का टॉपिक्स भी है, तो आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो वो यूजीसी में भी काम आएगा। आपका ये टॉपिक यूजीसी में भी है, 5वां चैप्टर जो है आचार्यों का परिचय और व्याकरण भाषा विज्ञान, ये जो है वो ही है ये, तो आप उसमें भी प्रिपरेशन कर सकती हो, ठीक है। सीटेड बैच का जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हो। फीडबैक, आपको फीडबैक देना है, प्लीज़ यार फीडबैक दिया करो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। अगर कुछ डाउट्स हो तो वहाँ पे हम सॉल्व करवा लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।